नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं PYQ जीके सीरीज के क्वेश्चंस। तो आज हम फिर इसमें PYQ सोल्व करेंगे। तो हम पशु परिचर के पेपर सोल्व कर रहे थे। पशु परिचर के पेपर में राजस्थान जीके से जुड़े जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है आज का, राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है। देखो इसमें पूछा है झाड़ी का प्रकार नहीं है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉग। फॉग एक झाड़ी है जो राजस्थान में मिलती है ना। लाना, लाना भी एक राजस्थान में मिलने वाली झाड़ी का प्रकार है। अरना, अरना भी एक झाड़ी है। और धामण जो है ये घास है, झाड़ी नहीं है ना। ये राजस्थान में मिलती है धामण, लेकिन ये झाड़ी नहीं है, घास है। तो राजस्थान में झाड़ियाँ कौन कौन सी पाई जाती है तो उनको हम देखेंगे, खेजड़ी, बेर, केर, फॉग, अकरा, लाना और अरना, ये प्रमुख झाड़ियाँ हैं राजस्थान में मिलने वाली। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान ऐसा भी है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट में बताओ राजस्थान में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कमेंट में बताओ। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ राजस्थान की झीलें दे रखी है और जहाँ स्थित है वो दे रखा है। तो सबसे पहला है हमारा आना सागर। तो आना सागर कहाँ पड़ती है, आना सागर पड़ती है अजमेर में। ताल छापर, ताल छापर होगी चूरू, सरदार समन पाली और टोरडी सागर टोंक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो ए में 3। तो ए में 3 कहाँ कहाँ आ रहा है ये देखेंगे। तो ए में 3 इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब देखते हैं ए में 3 हो गया, बी में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है 1 चुरू। तो बी में 1 जिसमें नहीं है वो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा ना। इस तरह से बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो आना सागर पड़ती है अजमेर में, ताल छापर चूरू, सरदार समन पाली और टोरडी सागर टोंक। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके अलावा कौन है जिन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ये है हमारे तेजाजी महाराज, है ना। किसे पूजा जाता है, तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू जी को किसके देवता के रूप में पूजा जाता है, तो पाबू जी किसके देवता है, ऊँटों के देवता। किसके हैं, ऊँटों के ना। ऊँट के बीमार होने पर पूजा की जाती है पाबू जी की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये पशु परिचर में माना था 201। कितना माना था, 201 माना था। और वैसे जनगणना के आंकड़ों में ये 200 दिया गया है। कितना दिया गया है, 200। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन इसमें ऑप्शन में 200 नहीं होने के कारण ये सही माना गया था उस समय। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है ना, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात राजस्थान का कितना था, तो 926। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है। तो विंध्याचल पर्वत में मिंडा नामक स्थान है, वहां से निकलती है हमारे माही नदी। कौन सी नदी निकलती है, माही नदी। विंध्याचल पर्वत कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। तो माही नदी का उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश में। माही नदी की एक और विशेष बात है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। कितनी बार, 2 बार। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है जयसमंद झील। कौन सी झील है, जयसमंद। जयसमंद झील पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर। उदयपुर झीलों का जो शहर कहा जाता है वहां पड़ती है जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था 17वीं शताब्दी में। कब करवाया था, 17वीं शताब्दी में। मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था, मोहन वीणा का आविष्कार। देखो इनसे जुड़े पशु परिचर की परीक्षा में इन चारों व्यक्तियों से जुड़े एक एक प्रश्न पूछे गए हैं। तो चारों की बात कर लेते हैं। इनकी एक पुस्तक रचना पूछी थी, मैं देखता चला गया, कपूरचंद कुलिश की रचना थी। जगजीत सिंह जी गजल गायक थे। इनका संबंध श्री गंगानगर से है। और पंडित विश्वमोहन भट्ट ये थे, इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, मोहन वीणा। और डॉक्टर पी के सेठी इन्होंने किया था जयपुर फुट का आविष्कार, जो नकली पेड़ लगाया था जयपुर फुट, उसका आविष्कार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट, इन्होंने किया था मोहन वीणा का आविष्कार। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। देखो बीसलपुर परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो ये बताना है हमें। तो ये परियोजना है बनास नदी पर। कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर। चंबल नदी जो है उस पर 5 बांध बने हैं, 1 मध्य प्रदेश में और 4 राजस्थान में है ना। माही नदी पे माही बजाज सागर परियोजना है। जाखम नदी पर जाखम बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा। किस नदी पर बना है, जाखम नदी पर। कहां बना है, प्रतापगढ़ में। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के बोरखेड़ा ग्राम में स्थित है। तो देखो बोरखेड़ा जो ग्राम है वहां पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। यहां पर माही बजाज सागर है, तो माही बजाज सागर माही नदी पर बनी हुई परियोजना है। राणा प्रताप सागर कहां है, तो रावत भाटा में। राणा प्रताप सागर कहां है, रावत भाटा में, रावत भाटा। जवाहर सागर ये कोटा जिले में है। और सिद्धमुख परियोजना है पंजाब और हरियाणा के मध्य की परियोजना ना।
अगला हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला था श्री गंगानगर, है ना, इस दशक के दौरान। और सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही थी बाड़मेर की, है ना, सबसे ज्यादा किसकी रही थी? बाड़मेर की, है ना, बाड़मेर की क्या रही थी? ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर वाला था, 10 की वृद्धि दर वाला, वो बाड़मेर था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही। उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, ये परिधान, ये वस्त्र का पता है तो किस प्रकार के वस्त्र हैं? तो ये सारे प्रकार के वस्त्र हैं, ये हैं पगड़ी के नाम, है ना, पगड़ियों के नाम, अलग अलग प्रकार की पगड़ियां हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कालबेलिया जो होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? सर्प पकड़ना, और उनके काम की चीज क्या होती है? पुंगी। तो उनका वाद्य यंत्र क्या हो गया? प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी हो गया। क्या हो गया? पुंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है। तो जयपुर के हवाई अड्डे की बात की जा रही है। जयपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो जयपुर में है सांगानेर हवाई अड्डा, है ना। कौन सा हवाई अड्डा है जयपुर में? सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर में। राणा प्रताप हवाई अड्डा, ये डबोक हवाई अड्डा है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा है, जिसे राणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा राजस्थान में नहीं है। राणा सांगाजी के नाम से भी कोई हवाई अड्डा राजस्थान में नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का काम क्या कहलाता है? तो दांतों पर सोने की परत जो चढ़ाई जाती है उसे कहा जाता है चूप। अगला हमारा क्वेश्चन है फड़ के वाचक कौन थे? तो फड़ का वाचन जो करने वाले व्यक्ति थे उन्हें क्या कहा जाता था, किस नाम से संबोधित किया जाता रहा था? तो होते थे भोपा। कौन होते थे? भोपा। फल वाचन करने का कार्य किसका होता था? भोपे का। वर्तमान में भी भोपा जाति के लोग फल वाचन कार्य करते हैं। उत्तरी मेवाड़ में भीलों के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? तो उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है इनमें से? तो हम सीडो क्या है? भील स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं संयुक्त रूप से हम सीडो नामक गीत। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी महल, ये झुंझुनू शहर में स्थित है। खेतड़ी महल। अगला हमारा क्वेश्चन है गागरोन किला कहां पर स्थित है? तो गागरोन किला कहां पर स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ जिले में। अलवर में कौन कौन से किले हैं? तो अलवर में 2 किले हैं, बाला किला और भानगढ़, है ना। बाला किला और भानगढ़ कहां पे है? अलवर में है। भरतपुर में कौन सा है? लोहागढ़। करौली में कौन सा है? तिमनगढ़। करौली में तिमनगढ़, अलवर में भानगढ़ और बाला किला, भरतपुर में लोहागढ़, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आया डॉक्टर पीके सेट्टी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया था? फिर से उन्हीं का नाम आ गया पीके सेट्टी। तो पीके सेट्टी ने आविष्कार किया था जयपुर फुट। पहले जिन लोगों का पेड़ कट जाता था उनको लगाना बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती थी, बहुत महंगा पेड़ मिलता था, लेकिन जयपुर फुट का इन्होंने आविष्कार किया था डॉक्टर पीके सेट्टी जी ने रामचंद्र के साथ मिलकर। तो उन्होंने जो जयपुर फुट बनाया था वो पेड़ कटे हुए लोगों के लिए वरदान का काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कोटा राज्य जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 42 में। और किसके नेतृत्व में हुई थी? नैनूराम और अभिन हरि के नेतृत्व में। नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो राजस्थान से कम किसकी होगी? जिसकी जनसंख्या राजस्थान से ज्यादा रहेगी। तो जनसंख्या ज्यादा किसकी? हमसे बिहार की। तो हमसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? बिहार। अगला हमारा क्वेश्चन है तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? ये पूरा नहीं छपा, पशु परिसर के पेपर में यही इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1151 में। किस किसके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार के आधार पर राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला। फर्स्ट की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट रैंक राजस्थान की ना। पुस्तक अनुभववाणी निम्न से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? तो संत रामचरण जी जो है उनके आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं वो अनुभववाणी नाम की पुस्तक में संकलित है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है तेरह ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तेरह ताली हमारे राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। क्या क्या विशेष बात है? बैठकर किया जाता है इसको, है ना, बैठकर किया जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बैठकर कौन सा किया जाता है? तेरह ताली नृत्य, है ना, बैठी हुई मुद्रा में। और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी के मेले में विशेष तौर पे किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 13 प्रकार के तालों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? तो राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 10 सदस्य। हमारे राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार मिला, किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है घुड़सवारी।
घुड़सवारी की खिलाड़ी है और उनका संबंध किस जिले से है? उनका संबंध है जयपुर से, जयपुर की निवासी है दिव्य कीर्ति सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन आता है त्योहार और स्थान, किस स्थान पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये इसमें पूछा गया है, त्योहार और स्थान इनका मिलान करना है। तो ग्रीष्म और शीत उत्सव ये होते हैं माउंट आबू में। कजली तीज बूंदी, कोलायत मेला बीकानेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ग्रीष्म और शीत उत्सव माउंट आबू। पहले में तीसरा, तो पहले में तीसरा जिसमें नहीं है उसको काट देते हैं। तो उसको इन दोनों को काट दिया हमने, ये काटा और बी वाला भी कट गया ना। अब बचे ए और सी में से कौन सा होगा? देखो तो बी में क्या है? बी में 4, बी में 4 जिसमें दिया है तो सी ऑप्शन में दिया है बी में 4, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ढोल नृत्य कहाँ का है? तो ढोल नृत्य है जालौर का। कहाँ का है? जालौर का, है ना। झालावाड़ का प्रसिद्ध कौन सा है? झालावाड़ का है बिंदौरी। कौन सा है? बिंदौरी, बिंदौरी नृत्य झालावाड़ का, है ना। सीकर शेखावाटी में आता है तो कच्छी घोड़ी नृत्य सीकर का हो जाएगा। जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम बताइए। तो जयपुर का जो प्रसिद्ध लोक नाटक है वो क्या है? इसमें पूछा गया है। तो जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाटक है तमाशा। क्या है? तमाशा। जयपुर का प्रसिद्ध कौन सा लोक नाटक है? तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाटक है। चार बेत कहाँ का है? तो चार बेत है टोंक का। कहाँ का है? टोंक, टोंक का है चार बेत, है ना। हेला ख्याल कहाँ का है? तो हेला ख्याल है दौसा का। कहाँ का है? दौसा। स्वांग, तो स्वांग है भीलवाड़ा। स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। तो तीनों का आंसर हो गए। चार बेट टोंक का, स्वांग भीलवाड़ा का, हेला ख्याल दौसा का, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमाशा, है ना। जयपुर का क्या है? तमाशा। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? तो सालासर जो बालाजी है उनका मेला लगता है चूरू में। कौन से जिले में लगता है? चूरू में, चूरू में। अगला हमारा क्वेश्चन है सोहटा छंद में गद्य और पद्य राजस्थानी शैली में लिखे गए, है ना। तो ये किस शैली में लिखे गए थे? वात शैली में लिखे गए थे, वात, वात। अगला क्वेश्चन है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो कौन सा राजस्थान में नहीं है ये बताना है। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर, सज्जनगढ़, है ना। रामसागर ये पड़ता है हमारे धौलपुर में, है ना। ये भी राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में है, और वन विहार भी धौलपुर में है। पारसनाथ ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पारसनाथ झारखंड में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है, ये झारखंड का अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता राजस्थान से? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सीमा नहीं लगती हमारी, है ना, डायरेक्ट। तो राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है देखते हैं। सबसे पहली यूपी से लगती है ना, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और क्या हो गया? एमपी और गुजरात। एमपी, गुजरात, इन 5 राज्यों से राजस्थान की जो है सीमा लगती है ना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान में दक्षिण पूर्व का जो पठारी प्रदेश है उसे कहा जाता है हाड़ौती का पठार। किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थान क्या कहलाता है? तो वह स्थान क्या कहलाता है जहां से बनास नदी निकलती है? इसका थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है। वैसे हमने क्या पढ़ा था? बनास नदी का उत्पन्न स्थल क्या होता है? तो भैरव का मठ होता है। क्या होता है? भैरव का मठ, भैरव का मठ नाम की स्थान, है ना। इसमें इसे वेरो का मठ भी कहा जाता है। वेरो का मठ भी कहा जाता है। क्या कहता है? वेरो का मठ, है ना। वेरो का मठ भी कहा जाता है और भैरव का मठ भी कहा जाता है। ये स्थान पड़ता है राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट में बताएं कि आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हम और वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जो PYQ सीरीज़ का कल जो वीडियो लाए थे उसका दूसरा पार्ट है। कल हमने पशु परिचर के पेपर से जुड़े 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और आज हम अगले 50 प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। तो आज भी 50 प्रश्नों का हल करेंगे पशु परिचर परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन है ना, उनसे जुड़े। तो सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन होता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है ना। तो सबसे पहला दे रखा है ए, यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है। प्रतापगढ़ में स्थित है क्या? नहीं है ना, ये गलत कथन हो गया। दूसरा कथन देखो, यह अनेक पक्षियों का वास है, अनेक पक्षियों का निवास है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पक्षी उद्यान है ना, ये अनेक पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगली हमारी सी में बात आती है कि ये तेंदुए लेपर्ड संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये सही बात है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना।
इस तरह से अगला आता है डी, यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं ना, तो सर्दियों में प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे, इसलिए ये भी हो जाएगा सही। तो सही कौन कौन से हो गए, बी और डी। बी और डी किस ऑप्शन में दिया है, तो बी और डी दिया है ऑप्शन सी, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, है ना। तो केवल जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या क्या बात हो गई, यहाँ अनेक पक्षियों का वास है और यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं ना। और ये प्रतापगढ़ में नहीं है, भरतपुर में, कौन सी जगह पे, भरतपुर, है ना। भरतपुर में, है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अब तक राजस्थान में एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, चाहे 1 सितंबर की बात करें या कभी की भी बात करें ना, हमेशा अब तक एक ही बन पाई है, वसुंधरा राजे सिंधिया, है ना, महिला मुख्यमंत्री एक ही रही है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था इनमें से, तो इनमें से उप मुख्यमंत्री बनाया गया था प्रेमचंद बेरवा जी को, है ना। ये उप मुख्यमंत्री है राजस्थान में। वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है ना, एक कौन है, एक और है दिया कुमारी जी। कौन है, दिया कुमारी, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल का चयन कीजिए। तो रबी की फसल जो राजस्थान में उगती हो, अब देखो इनमें से रबी की फसल कौन सी, सीधे सीधे यूँ बता रहा है हमें तो बाजरा खरीफ की है ना। चावल राजस्थान में तो खरीफ की होती है, मक्का भी खरीफ की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो, है ना। तो राजस्थान में उगने वाली जो रबी की फसल कौन सी है इनमें से, जो। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये कह रहा है ना। कथन क्या है, कथन पहला है, राजस्थान में बाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। बिल्कुल सही बात है ना, सही कथन है। कथन 2 क्या है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन हो गया। तो मारवाड़ में ऊँट भी बाबूजी लाए थे और ऊँटों का देवता भी उनको माना जाता है, दोनों सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में सजो कर रखा जाता है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है ना, तो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, ख्यात, है ना। कोई भी राजा की वीरता की कहानी होती है, वीरता से संबंधित जो साहित्य होता है उसे क्या कहा जाता है, ख्यात साहित्य, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है, तो वो बोली है शेखावाटी, है ना। कौन सी बोली बोली जाती है इस क्षेत्र में, शेखावाटी बोली। मालवी बोली कहाँ बोली जाएगी, मालवा से जुड़ा आसपास का क्षेत्र जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ में ना, राजस्थान में कहाँ बोली जाती है, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में ना। इसके अलावा मेवाती बोली अलवर भरतपुर में, और वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में ना, गुजरात के टच के इलाकों में। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है। तो श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है दशहरे से पहले, है ना। तो श्राद्ध पक्ष के बाद में दशहरे का त्यौहार आता है, तो दशहरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दशहरे पर किस पेड़ की पूजा की जाती है, तो खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, दशहरे पर की जाती है राजस्थान में, ये भी याद रखना। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, इसे कब बनाया गया था राज्य वृक्ष, 1983, है ना। 1983 में इसे राज्य वृक्ष बनाया गया था खेजड़ी को, और खेजड़ी की पूजा की जाती है दशहरे के अवसर पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो देखो वर्षा की बात है और क्षेत्र मतलब जिले, है ना, जिले दे दिए इसमें। देखो पशु परिचर की जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिले के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है ना। तो चूरू में वर्षा नहीं होती, रेगिस्तानी जिला है। बीकानेर में भी नहीं होती सर्वाधिक, नागौर नहीं है। इनमें से सर्वाधिक कौन से में होती है, तो राजसमंद में होती है ना।
सही उत्तर क्या होगा इसका? राजसमंद। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहली बात है, गांधी सागर बांध राजस्थान में है ही नहीं वास्तव में ना, ये भी स्प्रिंटिंग है। गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन इसमें पूछा है कौन सी नदी पे है, तो वो नदी कौन सी है? चंबल नदी पे गांधी सागर बांध है ना, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है, ये क्या कहलाती है? तो इन्हें कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चरवाहा है? ये राजस्थान का चरवाहा कौन सा समूह है ना, कौन सी जाति है, कौन सा समूह है जो राजस्थान में चरवाही का कार्य करता है? तो राजस्थान का कौन सा है? रायका ना, रायका राजस्थान के है ना। देखो धनगर कहाँ के हैं? तो धनगर महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र ना। गद्दी, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश के चरवाहे होते हैं, और गुजर बकरवाल पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर के ना, जम्मू कश्मीर में जो पाए जाते हैं गुजर बकरवाल। गद्दी हिमाचल प्रदेश, धनगर महाराष्ट्र और रायका राजस्थान। 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? तो 9 मंजिल का जो विजय स्तंभ है ये बताया गया है। अब ये चित्तौड़गढ़ में है, बना किससे है ये पूछा है ना, तो ये बना है लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से। किससे? लाल बलुआ तो पत्थर है और सफ़ेद संगमरमर है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सही क्या है? ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, गणगौर के त्यौहार का आयोजन किस माह में होता है? तो गणगौर का त्यौहार किस माह में आयोजित होता है? तो चैत्र माह में आयोजित होता है। कब होता है? चैत्र माह में ना। चैत्र प्रतिपदा होता है, होली का दूसरा दिन, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन का ये पर्व होता है राजस्थान में। कितने दिन का होता है? 18 दिन का ना। चैत्र माह में मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र को संतुलित रखकर नृत्य करती है। नृत्य की यह शैली क्या कहलाती है? तो नृत्य की शैली कहलाती है भवाई नृत्य। कौन सा कहलाती है? भवाई। भवाई नृत्य में क्या होता है कि पात्रों को सर पे रखा जाता है, बैलेंस बनाया जाता है, ये कला होती है भवाई नृत्य की ना। भवाई नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है ना। कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। हाँ, इनके बारे में एक और इनका नाम है तुरतई माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तुरतई माता, है ना। तुरतई माता या त्रिपुरा सुंदरी, दोनों एक ही बात है। गोगा जी राजस्थान के एक लोक देवता थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो गोगा जी जो थे हमारे, इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था इनके पिताजी का? जेवर सिंह। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? तो देखो अटल सेवा केंद्र होते हैं हर एक ग्राम पंचायत के स्तर पे ना। तो हर ग्राम पंचायत में एक अटल सेवा केंद्र होता है। तो क्या आएगा आंसर? ग्राम पंचायत स्तर पे है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रहा है? तो काजरी क्या है? सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। ये क्या काम करता है? ये शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पे काम करता है ना। डेजर्ट में जो भी प्लांट्स होते हैं, स्पीसीज होती है, उनका अध्ययन करने का काम करता है, उन पर रिसर्च करने का काम करता है काजरी। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? तो जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर। है ना। काजरी का जो ऑफिस है वो कहाँ है? जोधपुर में। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को प्रभावित किया ना। अब राजस्थान में कृषि विकास को प्रभावित करने वाला मुद्दा निकालना है हमें इनमें से। तो देखो सबसे पहला है अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा। अप्रत्याशित मतलब हमें जितनी आशा नहीं है उतनी वर्षा हो जाना।
अनियमित यहाँ कभी होना ही नहीं, कभी सूखा पड़ जाना, कभी बारिश नहीं होना। दूसरा है धातु और खनिजों की कमी, तो इसका खेती से क्या संबंध। तीसरा, कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि, ये भी है। राजस्थान में उद्यमियों का में रुझान की कमी, तो ये भी नहीं हो सकता ना। कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि, देखो भूमि तो जितनी एक बार है उतनी हमेशा रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कार्यक्रम कौन सा होता है, अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारण रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे के कारण फसल गल जाती है, कभी बहुत कम होती है या नहीं होती है, तो इस कारण से राजस्थान में कृषि प्रभावित होती रहती है। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो किया जाता है होली के अवसर पर। कब किया जाता है, होली के अवसर पर। ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कच्छी घोड़ी। होली के अवसर पर किया जाता है। ढोल, चंग और मांदल नाम के जो वाद्य यंत्र है उनका प्रयोग किया जाता है इस नृत्य में। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है। तो लहरिया भात की जो ओढ़नी है वो पहनती है तीज के अवसर पर। कब पहनती है, तीज, है ना। तीज जब आती है, हरियाली तीज, तब महिलाएं कौन सी ओढ़नी पहनती है, लहरिया भात की ओढ़नी, लहरिया जिसे हम कहते हैं। शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो शेखावाटी कुचामन का लोक नृत्य है कौन सा, ये तो देख लें एक बार। तो डांडिया, तो डांडिया शेखावाटी का नहीं है ना। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य तो बीकानेर का है, तो शेखावाटी का हुआ ही नहीं। घुड़ला जोधपुर का है, तो कौन सा हुआ, कच्छी घोड़ी नृत्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कच्छी घोड़ी, है ना। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खिलाड़ी से राजनीतिज्ञ बने, कौन से खेल से ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो निशानेबाजी के खिलाड़ी थे हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी जो हैं वो राजस्थान के खेल मंत्री वर्तमान में, और उनका संबंध किस खेल से था, तो उनका संबंध था निशानेबाजी से रहा, है ना। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो गवर्नर कह लो या हिंदी में राज्यपाल कहते हैं ना। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। जिससे मनोरंजन भी होता हो और सामाजिक मुद्दे भी उठाए जाते हैं, जैसे बाल विवाह से नुकसान भी दिखाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कुरीतियों को दिखाया जाता है उस नृत्य के माध्यम से। तो वो नृत्य है हमारा कठपुतली। कौन सा है, कठपुतली, है ना। बाकी ऑप्शन आप देखोगे ना, एक भी राजस्थान का नहीं है। गिद्दा पंजाब का, है ना, गिद्दा जो है पंजाब का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, गरबा गुजरात का। तो सीधी बात कठपुतली हो गया, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह कौन सा है, रावण हत्था, है ना। पाबूजी की फड़ में रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। और जो देवनारायण जी की फड़ होती है उसमें प्रयोग किया जाता है जंतर का। किसका, जंतर, ये वाला जंतर। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिक्को ने एक जापानी जोन औद्योगिक पार्क स्थापित किया। तो देखो जापानी जोन, जहाँ पे जापान से जुड़ी जो कंपनियाँ, जापानी कंपनियाँ, उनकी ही फैक्ट्रियाँ लगेगी, ऐसा जोन बनाया रिक्को ने। तो वो कहाँ बनाया गया है, तो नीमराणा में, है ना। नीमराणा पहले अलवर में आता था, अब कहाँ आएगा, कोटपुतली बहरौड़ में, है ना। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जैसा मैंने बताया था आपको कि इस पेपर में जो पशु परिचर का पेपर हुआ था, इसमें जिलों के लिए क्षेत्र कहा गया है ना, जिलों की जगह। तो आप क्षेत्र से समझ लो कौन सा जिला है। तो इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा से लगता है, तो कौन सा लगता है, बीकानेर, है ना। सही उत्तर क्या होगा, बीकानेर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा है इसमें से, तो इनमें से सबसे दक्षिणी हो गया हमारा बांसवाड़ा, है ना। इनमें से बताना है। स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह किस शैली के गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो जगजीत सिंह हमारे श्री गंगानगर से थे, जगजीत सिंह जी।
ये प्रसिद्ध गज़ल गायक थे, है ना। इनकी गज़लें अभी भी फेमस है। जगजीत सिंह जी की गज़लें, गज़ल गायक थे। राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान किस खनिज का मुख्य उत्पादक है? तो कौन से खनिज का है? तो सीसा जस्ता, है ना। सीसा जस्ता बहुत होता है राजस्थान में। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है ना। सीसा जस्ता की बड़ी जो खान है वो कहाँ है? देवारी उदयपुर में है और हमारे चौथ के बरवाड़ा में भी, है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है? तो भीलवाड़ा शहर जाना जाता है वस्त्र और करघों का शहर, है ना। इस ऑप्शन के हिसाब से वस्त्र और करघे, है ना। सीमेंट वुमेंट तो है नहीं वहाँ। और एक और उसका उपनाम है राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या है? मैनचेस्टर ना। मैनचेस्टर देखो कपड़ा उत्पादन के कारण कहते हैं इसे। राजस्थान का मैनचेस्टर, है ना। और अभ्रक नगरी, देखो अभ्रक उत्पादन के कारण इसे अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। अभ्रक खनिज बहुतायत से पाया जाता है भीलवाड़ा क्षेत्र में, इसलिए इसे अभ्रक नगरी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। वस्त्र और करघों का शहर भी इसे कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो किशनगढ़ जो शैली थी उसे चरमोत्कर्ष पर ले गए निहाल चंद। कौन ले गया था? निहाल चंद, है ना, बनी ठनी वाला। बातारी फुलवारी राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? तो बातारी फुलवारी लिखी गई थी विजयदान देथा जी जो थे उनके द्वारा लिखी गई थी, ना। इनकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक दो किताबों पे जो एक दो इनकी रचनाएं हैं उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, ना, शाहरुख खान की फिल्में, जैसे पहेली। किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित मैं देखता चला गया? राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया हो और मैं देखता चला गया, ये एक श्रृंखला है ना। ये श्रृंखला थी लेखन की, ये शुरू की थी। ये किसने की थी? तो एक पत्रकार थे हमारे राजस्थान के, राजस्थान पत्रिका के बहुत बड़े पत्रकार हुए थे, कर्पूर चंद कुलिश, है ना। तो उन्होंने लिखा था मैं देखता चला गया। ये गांव गांव जाते थे और देखते थे और जो अनुभव करते थे उनको लिखते थे। अपने जो लेखन की जो श्रृंखला थी मैं देखता चला गया नाम से प्रकाशित करते थे, है ना। 1949 में वृहद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखो वृहद राजस्थान संघ जब बन गया था तब पहले, इससे पहले के जो संघ थे, है ना, तो उन संघों में क्या था? उन संघों में स्थिति ये थी कि जो राजस्थान का जो उन संगठनों का जो प्रमुख होता था उसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। जैसे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत हम देखते हैं, ना। इस प्रकार से इस समय जब ये घटना हुई 15 मई 1949 वाली, तो इस समय हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था, ना। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी होते हैं इस तरह से, और वृहद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री भी ये तभी बने थे, ना। साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो साधु सीताराम दास ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृहद राजस्थान में विलय हुआ? देखो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, हमें देखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि किस चरण में हुआ। तो हम देखेंगे कुछ राजस्थान में विलय तो पहले चरण में हो गया था इनका, मत्स्य संघ में, है ना। लेकिन जो मत्स्य संघ था वो वृहद राजस्थान में कब मिला था, ये बात पूछी गई है ना। तो मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान दोनों मिलकर बने संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। क्या बने? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, है ना। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान बने जब ये दोनों मिल गए थे। तो ये चरण था पांचवा चरण। कौन सा चरण था? पांचवा चरण, है ना। पांचवें चरण में वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों मिलकर संयुक्त वृहत्तर राजस्थान बन गए थे। कौन से राजस्थान बन गए थे? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, है ना, पांचवें चरण में। राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? तो जवाई बांध देखो
जवाई बांध कहाँ स्थित है राजस्थान में? तो जवाई बांध है पाली में। कहाँ पे स्थित है? पाली जिले में, है ना। इसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, है ना। मारवाड़ में जवाई से बड़ा कोई भी बांध नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है? जयपुर, है ना। दूसरे नंबर पे कौन सा था? कल वाले वीडियो में हमने दिखाया था, जो पहली शिफ्ट वाले पेपर में जो आया था, वो पूछा गया था राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो वो था हमारा जोधपुर, है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? तो लिंगानुपात न्यूनतम की बात जब भी की जाएगी जब धौलपुर उत्तर आएगा ना, चाहे ओवरऑल हो या ग्रामीण लिंगानुपात की बात हो, तो ग्रामीण लिंगानुपात में धौलपुर सबसे न्यूनतम में आएगा ना। कितना था? 846। 846 धौलपुर जिले का लिंगानुपात रहा था, ग्रामीण लिंगानुपात, है ना, ग्रामीण जनसंख्या का। अगला हमारा क्वेश्चन है रामसागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो रामसागर वन्यजीव जो अभयारण्य है वो भी है धौलपुर में, है ना, धौलपुर जिले में। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र मतलब ऐसी नदी की सहायक नदी जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हो, उसकी सहायक नदी ना हो। तो देखो चंबल को देखेंगे, चंबल यमुना की सहायक नदी है, तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में आती है ना। बनास भी आती है, बाणगंगा यूपी में होकर यमुना में मिल जाती है। और हमारी जो लूनी नदी है ये अंतर प्रवाह की नदी होती है, तो लूनी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। लूनी बंगाल की खाड़ी के प्रवाह की नदी नहीं है, ये अंतर प्रवाह की नदी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाबे शाही झील स्थित है? तो तालाबे शाही कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में स्थित है। धौलपुर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं इस वाली सीरीज में ना। धौलपुर, तालाबे शाही कहाँ है? धौलपुर में। अगला हमारा क्वेश्चन है चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? तो चंबल घाटी परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त उद्यम है ना, एमपी और राजस्थान का। इसका एक बांध एमपी में बना है गांधी सागर, और 3 बांध इसमें राजस्थान में बने, है ना। तीन बांध कौन से हैं? राणा प्रताप सागर, है ना, राणा प्रताप सागर बना है रावत भाटा में चंबल पे। इसके बाद जवाहर सागर कोटा में, और कोटा बैराज, ये 3 राजस्थान में बने हैं। एक गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में बना है ना। इस तरह से चंबल नदी पर कितने बांध बने हैं? कुल 4 बांध बने हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलाकर। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में बिसलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बिसलपुर परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है पूछा गया है। तो बिसलपुर कहाँ है? टोंक में, है ना। बिसलपुर बांध कहाँ बना है? टोंक में बना है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है? तो इनमें से NH11 जो है वो राजस्थान से होकर गुजरता है ना। पंजाब से राजस्थान में एंटर करता है और गुजरात तक जाता है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी अंजना देवी चौधरी, है ना। इनके पति रामनारायण चौधरी थे, तो रामनारायण चौधरी जी की पत्नी अंजना देवी चौधरी, है ना। तो रामनारायण चौधरी जी ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बेगू किसान आंदोलन का। अगला हमारा क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह राजस्थान के केवल उत्तरी जिलों में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है ना। दक्षिणी जिलों में भी पाई जाती है, केवल उत्तरी में नहीं पाई जाती, दक्षिणी में भी पाई जाती है। यह गेहूँ, सरसों, कपास एवं तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है।
ये सही बात है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है ना, नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें, जलोढ़ मृदा में। इस मृदा में पोटाश और लाइमस्टोन चूने की मात्रा कम होती है ना। पोटाश और लाइम की मात्रा तो इसमें ज़्यादा होती है, वैसे कम नहीं होती, ज़्यादा होती है, तो ये भी गलत बात है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? गेहूँ, सरसों, कपास और तंबाकू उत्पादन के लिए उपयोगी है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो अपडेट मिलता रहेगा आपको। स्वागत है आपका, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके PYQ सीरीज़ में पशु परिसर की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो जीके का जो पोर्शन है उसकी PYQ सीरीज़ लेकर आए हैं। हम इस वीडियो में पशु परिसर परीक्षा में आए हुए 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे लगभग। तो हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों से हमें क्या सहायता मिलेगी जो आगामी परीक्षाएं होगी ना, जैसे वीडियो होगी, रीट मेंस हो गई है ना, पटवार होगी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा होगी। तो ये जो भी भर्ती परीक्षाएं आ रही है तो इनमें क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से हो सकता है, पूर्ववर्ती परीक्षाओं में जो पहले हो चुकी है उन परीक्षाओं में कर्मचारी चयन बोर्ड ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पता लगाने के लिए हमें पुराने पेपरों का एनालिसिस करना आवश्यक है। तो आपकी सहायता के लिए आज हम लेकर आए हैं पुराने पेपरों के सॉल्यूशंस की सीरीज, जिसे PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, राजस्थान में रत्न आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखो विशेष आर्थिक क्षेत्र किसके लिए? रत्न आभूषणों के लिए ना। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? सीतापुर, वैसे जयपुर में है, लेकिन इसमें मिस्टेकली जोधपुर दिया था ना, ये पशु परिचर एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। दूसरा हमारा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो जीवाश्मों के संरक्षण के लिए कौन प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला है ना। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जिसे कहते हैं आकलवुड फॉसिल्स पार्क भी कहते हैं ना, ये फॉसिल्स के लिए फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? ये पूछना चाह रही है ना। तो इसमें क्या पूछा है, किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? तो इस परीक्षा में पूछा गया है। तो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसमें हो गया सी ऑप्शन सही उत्तर है ना, ये हो गया पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है? तो चार बेंत कहाँ का है? चार बेंत प्रसिद्ध है टोंक का है ना, टोंक का लोक नाटक है चार बेंत। अब बात करते हैं दौसा। तो दौसा का एक है हेला ख्याल, कौन सा है? हेला नाम का एक ख्याल है, वो दौसा का प्रसिद्ध है ना, हेला ख्याल। और चार बेंत हो गया टोंक का। अगला हमारा क्वेश्चन है, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो घग्गर नदी के तट पर कौन सा किला हो सकता है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे घग्गर नदी कहाँ पर बहती है? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में कौन सा किला है? आमेर किला जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में, जयगढ़ भी जयपुर में। तो कौन सा होगा? भटनेर है ना, भटनेर किला घग्गर नदी के तट पर है ना। भटनेर किला घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण भूपत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? भूपत सिंह ने है ना। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ब्रह्मा मंदिर जो है वो पुष्कर में है। कहाँ पे है? पुष्कर, अजमेर में ना, पुष्कर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? तो कम उपजाऊ कौन सी होती है? मरुस्थलीय मृदा ना, जो रेगिस्तान वाली होती है। ये क्वेश्चन अभी जो LSA का एग्ज़ाम हुआ था उसमें रिपीट भी हुआ था।
थोड़ा घुमा के रिपीट कर दिया था इसको कि जो किस मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है ना, ये करके। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण कल्पवृक्ष जिसे कहते हैं ना, तो थार का कल्पवृक्ष या रेगिस्तान का कल्पवृक्ष जिसे कहते हैं, तो इसे ये कहा जाता है हमारे खेजड़ी को, है ना। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है ना। इसका नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम भी है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? गर्म हवाएं चलती है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में कहलाती है लू, है ना, राजस्थान में चलने वाली। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन दिया है, ए सीता माता अभयारण्य, ये राजस्थान में है। केवलादेव, ये भी राजस्थान में है। रणथंभौर, ये भी राजस्थान में है। अब डी में देखो दुधवा कहाँ है? तो दुधवा यूपी में है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या हो गया? ए बी सी हमारा सही उत्तर होगा। तो ए बी सी किस में दिया है? ए वाले ऑप्शन में ना, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, केला देवी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? देखो केला देवी जो है इनका मंदिर करौली में है, और नृत्य कौन सा किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य। और गीत कौन सा गाया जाता है? तो गीत भी लांगुरिया, है ना। देखो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है जालोर का, ये जो बी ऑप्शन में ना ढोल नृत्य है, ये जालोर का प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य कहाँ का है? अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है बीकानेर का ना, ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? अर्थात बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, हमसे पूछा गया है। तो ये नृत्य है 13 ताली। कौन सा नृत्य है? 13 ताली, है ना, 13 ताली नृत्य। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है? देखो हमसे क्या पूछा है? सूफी संत नहीं है, ये बात पूछी है। तो ऑप्शन दिया हमें बाबा फरीद, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दादू दयाल, अमीर खुसरो। तो ये देखने से एक बार में पता चल रहा है दादू दयाल जो है वो सूफी संत नहीं है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, संतों का जीवन इतिहास जो कविता रूप में राजस्थान में उपलब्ध है। देखो संतों का जो जीवन इतिहास होता है वो कविता के रूप में होता है, उसे कहा जाता है वचनिका। क्या कहा जाता है? वचनिका, है ना, वचनिका होती है संतों के जीवन इतिहास से संबंधित। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो राजस्थानी जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था सबसे पहले आनंद केंटिश कुमार स्वामी ने। किन्होंने किया था? आनंद केंटिश कुमार स्वामी। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी 1916 में। कब लिखी थी? 1916 में एक किताब लिखी थी राजपूत पेंटिंग्स के नाम से। किसके नाम से? राजपूत पेंटिंग्स किताब लिखी थी। उसमें राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्छावत की हवेली कौन से शहर में है? तो बच्छावत की हवेली कहाँ है? तो बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर, है ना। इसमें ऑप्शन भी देखो इस तरह से आए हैं, एक भी शहर बीकानेर के अलावा ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे हवेलियाँ हो, है ना। जैसे अगर इसमें ऑप्शन में जैसलमेर होता, झुंझुनू होता, मंडाना होता, महनसर होता तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ सीधी सीधी बीकानेर ऑप्शन में दिया और बाकी जो ऑप्शन दिए हैं चित्तौड़गढ़, सिवाना, जयपुर, यहाँ पे हवेलियाँ प्रसिद्ध नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में, है ना। ये कौन सी नदी पे बनाया है? कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? देखो उत्पादन की बात है ना, तो उत्पादन कौन किसके अंतर्गत आएगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, है ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसमें क्या डिसाइड किया गया है? हर जिले का एक विशेष उत्पाद होगा, ये इसमें निर्धारित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? तो NH जो 10 है वो राजस्थान से होकर नहीं गुजरता ना, ये तो नॉर्थ ईस्ट में है, हमारे राजस्थान में तो है ही नहीं।
NH11 ये गुजरता है जैसलमेर से होकर, कहाँ से होकर गुजरता है? जैसलमेर से होकर गुजरता है। NH44 ये गुजरता है धौलपुर से, है ना। NH44 जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का है, NH44 है, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH44 44, तो ये हमारे राजस्थान में धौलपुर ज़िले से गुजरता है ना। राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 जो है, इसका अधिकतर हिस्सा राजस्थान में है। दौसा ज़िले में, करौली ज़िले के कुछ भागों में से होकर गुजरता है। NH23 भी है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10। अगला हमारा क्वेश्चन है सिटी ऑफ स्टेपल्स। देखो, किस शहर को सिटी ऑफ स्टेपल्स कहा जाता है? बावड़ियों का शहर है ना, बावड़ियों की प्रमुखता के कारण बावड़ियों का शहर। तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है राजस्थान में? बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो खेजड़ली जो आंदोलन है वो हमारे राजस्थान से संबंधित है ना। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और राजस्थान में भी बात की जाए तो कहाँ से है? जोधपुर से रिलेशन है इसका। कौन सी जगह से? जोधपुर, है ना। जोधपुर में क्या हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने, कितने लोगों ने? 363 स्त्री पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था, है ना, इस स्थान पर। इसे खेजड़ली आंदोलन कहा जाता है। यहाँ एक विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। वो कब लगता है? तो विश्व का एकमात्र मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को, है ना। भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष में जो दशमी तिथि आती है उस दिन मेला लगता है, वृक्ष मेला खेजड़ली में ना। भाद्र शुक्ल दशमी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो राजस्थान में अधिकतम वर्षा कौन से भाग में होती है? दक्षिणी राजस्थान में ना। झालावाड़ से लेकर उधर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है। तो दक्षिणी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? है ना, सबसे ज़्यादा स्पीड से जनसंख्या कौन से ज़िले में बढ़ी थी? है ना, तो कौन से ज़िले में बढ़ी थी? तो ये बढ़ी थी बाड़मेर में। कौन से ज़िले में थी? बाड़मेर में ना। वृद्धि दर सर्वाधिक थी बाड़मेर की। कितनी थी? तो ये थी 32.5%। कितनी थी? 32.5% की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में देखो, जो नाड़ी होता है वो एक जल स्रोत होता है, वो छोटा तालाब का ही रूप होता है ना। तो नाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल, देखो रावी व्यास, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो देखो, सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे ए, बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर राजस्थान में बनास नदी पर है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि रावी व्यास का पानी कहाँ से लाएगा? बिसलपुर, है ना। अगला पाचना, तो पाचना बांध कहाँ है? करौली में है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। गांधी सागर, गांधी सागर कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? सिद्धमुख बांध परियोजना। सिद्धमुख बांध परियोजना जो है पंजाब में है, और पंजाब में रावी और व्यास नदियाँ बहती है, तो उसके कारण हम सिद्धमुख और व्यास जो नदियाँ, सिद्धमुख बांध परियोजना है, इसमें रावी और व्यास का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो 12 महीनों तक बहती है? तो 12 महीनों तक बहने वाली नदी कौन सी है? वो है चंबल। कौन सी है? चंबल, है ना। 1944 से 56 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल किसने खुलवाए थे? तो ये खुलवाए थे स्वामी केशवानंद जी ने। किन्होंने खुलवाए थे? स्वामी केशवानंद जी एक संत भी थे और शिक्षाविद भी रहे, है ना। इन्होंने बीकानेर में काम किया और लगभग 300 स्कूल खुलवाए थे। निम्नलिखित में से किसे
राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो राजस्थानी साहित्य का जो प्रथम गद्य लेखक है वो माना जाता है शिवचंद्र भारतीय को, है ना। शिवचंद्र भरतिया या भारतीय के दो, है ना, एक ही बात है। इन्होंने सबसे पहले जो एक उपन्यास लिखा था 1903 में, वो उसका नाम है, उपन्यास का नाम कनक सुंदरी। क्या नाम है? कनक सुंदरी, है ना। इसको राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो प्रथम गद्य रचना हो गई है। तो राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक किसे माना जाता है? शिवचंद्र भरतिया को, है ना, या भारतीय को। वह काव्यकृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है। तो जो जिसमें किसी वंश की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, उसे कहा जाता है रासो। क्या है? रासो। जैसे हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो, हम्मे रासो, बिसलदेव रासो, तो रासो हो गए, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे पहली बात देखने वाली है, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है एक तार वाला, जिसमें एक ही तार होना चाहिए। तो देखो पुंगी और खड़ताल, ये तो तार वाले नहीं है। रावण हत्ता और एक तारा तार वाले हैं ना। तो रावण हत्ता में तो 4 तार होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब एक तार वाला कौन सा है? एक तारा। तो एक तारा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो गुजराती बोली में जो 6 शब्द बोला जाता है उसका प्रभाव पड़ता है राजस्थान की वागड़ी बोली पर। कौन सी पे? वागड़ी, है ना। वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्रों में, है ना। तो इसलिए वागड़ी बोली जो गुजरात से टच एरिया है उसमें बोली जाती है। उसमें गुजराती बोली का जो शब्द है 6, उसका असर आता है, प्रभाव आता है ना। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखो आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। कौन सा है? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ भरता है? तो कहाँ भरता है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में, है ना। डूंगरपुर में। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। कब भरता है? माघ पूर्णिमा। माघ जो महीना आता है ना, उसकी पूर्णिमा को। तो माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है। इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ, है ना। और यहाँ संत माऊ जी को समर्पित है। कौन से संत को समर्पित है? संत माऊ जी को। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला लगता है? तो भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर के निकट दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं जयपुर के निकट कौन कौन नहीं है, इनको क्रॉस कर देते हैं ना। पहले तो शीतला माता जयपुर में पड़ता है। करणी माता, करणी माता जयपुर में नहीं है ना, बीकानेर में। तो कपिल मुनि, कपिल मुनि भी कहाँ भरता है? कोलायत बीकानेर में। तो ये दोनों तो बीकानेर में है ही नहीं, है ना, इनको क्रॉस कर दिया हमने। अगला हमारा है खलकाणी माता और शीतला माता। तो देखो शीतला माता भरता है चाकसू में और खलकाणी माता भरता है भावगढ़ बंदिया गांव में। तो सही उत्तर हो जाएगा खलकाणी माता, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ना। यहाँ पे गधों का मेला लगता है, खलकाणी माता का गर्दब मेला है ना, गधों का मेला। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करना है, क्या इनमें से है क्या नहीं है। तो अरावली पहाड़ को आडावल पहाड़ भी कहा जाता है। सही बात है, आडावल भी कहते हैं अरावली को। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर है ना। दूसरा, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। नहीं, बिल्कुल गलत है ना, ये वाली बात गलत है। क्योंकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऊंचाई घटती है ना, दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई बढ़ती है और उत्तर पूर्व की ओर जैसे जैसे जाते हैं हम तो ऊंचाई घटती जाती है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, बी और डी। तो ए, बी, डी किस में है? डी वाले ऑप्शन में ना। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के कौन से भाग में है? उत्तर पश्चिम में। कौन से भाग में राजस्थान? उत्तर पश्चिम में, है ना। राजस्थान में किसे बहादुरी
आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है ना, तो ये याद किया जाता है अमर सिंह राठौड़ को, है ना। किसको याद किया जाता है? अमर सिंह राठौड़ को। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान का कौन सा शहर बसाया था? तो महाराजा सूरजमल ने बसाया था भरतपुर, है ना। भरतपुर एकमात्र जाट रियासत है राजस्थान की, है ना, एकमात्र जाट रियासत। सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध अपने राजस्थान से था। इनको जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया गया था। इन्होंने किताबें लिखी। इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, है ना। तो आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, है ना। इन्होंने 3 किताबें लिखी जो फेमस है। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया था? तो देखो, वर्तमान राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है, एकीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एकीकरण का जो प्रथम चरण है उसे मत्स्य संघ कहा गया था। क्या गया था? मत्स्य संघ, है ना। तो मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले थे? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, है ना, ABCD। और एक ठिकाना भी था, निमराना ठिकाना, ये भी याद रख लेना। और अभी जो LSA का एग्जाम हुआ था तो इसमें पूछा गया था कि जो मत्स्य संघ गठित हुआ था तो उसके प्रधानमंत्री कौन थे, ना, इसके प्रमुख कौन थे? तो वो थे मत्स्य संघ जो शोभाराम कुमावत उसके प्रधानमंत्री थे, ना, उसके प्रशासक थे। तो इस तरह से हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से चरण का उद्घाटन किसने किया है, कौन से चरण में कितने ज़िले शामिल थे, कितनी रियासतें शामिल हुई, कौन सा ठिकाना किस चरण में शामिल हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगामी जो रीट मेंस की परीक्षा है, वीडियो की हो चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तो सभी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस वाले जो पशु परिचर की जो परीक्षा है, इसमें सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना से जुड़े क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, ना। ये 6 शिफ्टों में हुआ पेपर है, तो हम इनके एक एक करके वीडियो लाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ना 2011 की जनगणना के अनुसार, वो जयपुर का था। कहाँ का था? जयपुर का, ना। जयपुर का जनसंख्या घनत्व था 595। कितना था? 595, है ना। 1 वर्ग किलोमीटर में 595 लोग रहते थे 2011 की जनगणना तक जयपुर शहर में। और अभी जो जनगणना होगी 2027 में होनी है, तो उसके नए आंकड़े आएंगे बाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम जनसंख्या भी जैसलमेर की, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी जैसलमेर का, ना। सबसे कम जनसंख्या भी बात करें तो जैसलमेर की, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी करें तो जैसलमेर का, ना। लगभग 6,70,000 यहाँ की जनसंख्या थी, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया था, ना। तो सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में पाया गया था? धौलपुर में पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था? धौलपुर में, है ना। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में, धौलपुर में, है ना। धौलपुर में, धौलपुर में कितना लिंगानुपात पाया गया था? तो 846, है ना, 846। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से ज़िले का था? तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करें सर्वाधिक, तो वो था डूंगरपुर का। कहाँ का था? डूंगरपुर, है ना। इसका सर्वाधिक था, सबसे ज़्यादा था। और डूंगरपुर का कितना था? 994, है ना, 994, 994, ये भी याद रखना है। लिंगानुपात सबसे कम धौलपुर का था 846, और सबसे ज़्यादा कहाँ का था? डूंगरपुर का था 994। तो इस बार ज़िला पूछा है, हो सकता है अगले किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के धौलपुर ज़िले का लिंगानुपात कितना था, है ना। क्योंकि सबसे कम है इसलिए पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा वाला भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। बीच वाले ज़िलों का एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, इतने गहन आंकड़े नहीं पूछे जाते ना एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला 994 डूंगरपुर, और सबसे कम 846 धौलपुर। ये दोनों आपको याद रखने होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था?
तो जनसंख्या वाले ज़िले हमें कम से कम 5 याद रखने चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जयपुर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे किसकी बात आती है, दूसरे नंबर पे बात आती है जोधपुर की। किसकी बात आती है, जोधपुर की, है ना। जोधपुर कौन सा है, दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा जिला जोधपुर। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है ना। राजस्थान विश्व का जो मानचित्र है उस पर राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन ए में कहा गया है, तो ये गलत बात है। राजस्थान तो उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, ये बात बिल्कुल सही है ना। कर्क रेखा दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। अगला है, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल गलत बात है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, भी बिल्कुल गलत बात है। राजस्थान से दक्षिण से गुजरती है ना, राजस्थान की कहीं से भी नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा से राजस्थान बहुत अधिक दूरी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है ना। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। राजस्थान का अधिकतम जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है, तो वैदिक और पौराणिक काल से संबंधित कौन सी नदी है, सरस्वती नदी, है ना। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, इसका अवशेष कौन सी नदी है वर्तमान में, तो घग्गर नदी, है ना, ये बहती है हनुमानगढ़ में। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी वाली कौन सी है, सांबर। कौन सी है, सांबर। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव ने। कौन से शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, है ना। ये लूणकरण सर जो झील है ये स्थित है बीकानेर में, लूणकरण सर बीकानेर में। पचपदरा बाड़मेर में, है ना। डिडवाना नागौर में, है ना। डिडवाना जो है, डिडवाना कुचामन नागौर। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में शुरू किया था, और निर्माण कार्य कितने वर्षों तक जारी रहा, तो देखो 1845 से लेकर 1937 तक। कब तक, 1937, मतलब 90 वर्ष तक ये निर्माण कार्य जारी रहा। इस मंदिर का, गंगा मंदिर है ना भरतपुर में, इस मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा 90 साल तक, है ना। तो इसका निर्माण शुरू कराया था बलवंत सिंह जी ने, उनके बाद 2-3 राजा हो गए, और ब्रजेंद्र जी जो राजा थे उन्होंने पूरा करवाया था इसका ना। भरतपुर एक जाट रियासत थी। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, तो विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मोठड़ा। कौन सी पहनी जाती है, मोठड़ा नाम की जो पगड़ी है वो पहनी जाती है ना। मदील जो पगड़ी है वो पहनी जाती है तीज पे। कब पहनी जाती है, तीज पर, है ना। और लहरिया पहनी जाती है, सॉरी मदील तो दशहरे पे पहनी जाती है ना। मदील जो है दशहरे पे पहनी जाती है ना, मदील पगड़ी। और लहरिया पहनी जाती है तीज पे। लहरिया पगड़ी तीज पे पहनी जाती है, मदील पगड़ी दशहरे पे पहनी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है, तो पतंग महोत्सव 14 जनवरी को मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ पे मनाया जाता है, जयपुर में, है ना। वैसे पतंग महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है, लेकिन जब मकर संक्रांति की बात हो तो जयपुर आएगा ना। नीलगाय एक प्रजाति है, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त चुने, तो नीलगाय प्रजाति किसकी है, नीलगाय हिरण की स्पीशीज है। किसकी, हिरण की। तो ये पेपर आया था, ये जो क्वेश्चंस लिए हमने ये पशु परिचर के पेपर में जीके पोर्शन से आए हुए हैं। पशु परिचर का पेपर 6 शिफ्टों में हुआ है, एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करना संभव नहीं था। हम इसके लिए और भी सीरीज लेकर आएंगे, और अभी तक जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पेपर करवाए गए हैं उनका एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो अपडेट्स आपको मिलती रहे। और